1947 एक ऐसा साल जिसने हमारे उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, फरवरी से अगस्त के बीच महज कुछ ही महीनों में जो हुआ उसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी अभूतपूर्व जल्दबाजी और उन विशाल भू राजनीतिक बदलावों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दो नए राष्ट्रों को जन्म दिया। तो आइए सीधे इस जटिल इतिहास के पन्नों में चलते हैं। इस पूरी कहानी को हम मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों में समझेंगे: द टिकिंग क्लॉक बिगिंस, एक्सेप्टिंग द अनथिंकेबल, द माउंटबैटन प्लान, ड्रॉइंग द बॉर्डर्स और अंत में इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स। ये सिर्फ इतिहास के कुछ चैप्टर नहीं हैं, बल्कि ये एक बेहद तेज और तनावपूर्ण उल्टी गिनती थी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द टिकिंग क्लॉक बिगिंस। और इस उल्टी गिनती की शुरुआत हुई एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा के साथ, जो सीधे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से आई थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 20 फरवरी 1947 को एटली के बयान से जो सफ़र शुरू हुआ वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा, ये सच में हैरान करने वाला है। पहले अंग्रेज़ों ने जून 1948 तक भारत छोड़ने का एक धुंधला सा लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में ये समय सीमा अचानक से सिमटकर अगस्त 1947 हो गई। इतिहास की रफ्तार ने अचानक से टॉप गियर पकड़ लिया था। देखिए, 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो घोषणा की वही इस पूरी उल्टी गिनती का केंद्र थी। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। असल में ये कोई साधारण घोषणा नहीं थी, ये भारतीय राजनेताओं पर एक भारी दबाव बनाने की रणनीति थी, ताकि वे अंग्रेजों के जाने से पहले किसी ठोस समझौते पर पहुंच सकें। अब इस बयान में कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम शर्तें थीं। कहा गया कि सत्ता या तो केंद्रीय सरकार को दी जाएगी या मौजूदा प्रांतीय सरकारों को। लेकिन सबसे बड़ा पेच था रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी पैरामाउंसी का खत्म होना। मतलब ब्रिटिश सत्ता के जाते ही भारत की सैकड़ों रियासतें सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र हो जातीं। और हाँ, इस पूरे ट्रांसफर के काम को तेजी से निपटाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भेजा गया। खैर, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक्सेप्टिंग द अनथिंकेबल, यानी एक ऐसी सच्चाई को स्वीकार करना जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना रुख पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। सच कहूं तो तत्कालीन हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। 1947 की शुरुआत में ही बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। इसके साथ ही पंजाब में मुस्लिम लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। इस गंभीर अशांति और एक काम न कर पा रहे राजनीतिक गठबंधन ने नेताओं को उस विकल्प पर बातचीत करने के लिए मजबूर कर दिया जिसका वे अब तक कड़ा विरोध कर रहे थे: एक अखंड भारत की जगह देश का विभाजन। इस बड़े बदलाव को हम जवाहरलाल नेहरू के एक बयान से समझ सकते हैं। मार्च 1947 में उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल का विभाजन ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि 1947 के शुरुआती महीनों तक नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जैसे नेताओं ने आगे के व्यापक खून खराबे को रोकने के लिए पाकिस्तान के सिद्धांत को एक तरह से स्वीकार करने का संकेत दे दिया था। और ठीक इसी मुश्किल दौर में एंट्री होती है एक नई योजना की, द माउंटबेटन प्लान। चलिए अपने तीसरे भाग में देखते हैं कि कैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने इस डेडलॉक को तोड़ा और ब्रिटिश निकास का फाइनल प्लान तैयार किया। लॉर्ड माउंटबेटन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। वे अक्टूबर 1947 तक ब्रिटिश वापसी के प्रक्रिया को तेज करने के लिए काफी ज्यादा शक्तियों के साथ भारत आए थे। यहां पर एक बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वीपी मेनन की तरफ से आया। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस या अधिराज्य के दर्जे के माध्यम से तत्काल सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? यही कि एक पूर्ण संविधान के बनने का इंतजार किए बिना ही सत्ता तुरंत सौंपी जा सकती थी। 3 जून को फाइनली माउंटबेटन योजना पेश की गई। इस योजना ने नए राष्ट्रों की सीमाओं को तय करने का एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया। देखिए, पंजाब और बंगाल के मामले में तय हुआ कि वहां की विधानसभाएं हिंदू और मुस्लिम समूहों में अलग अलग वोट करेंगी और एक साधारण बहुमत से भी विभाजन तय हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी NWFP और असम के सिलहट में भविष्य का फैसला सीधे जनता द्वारा यानी जनमत संग्रह के माध्यम से होना था। अगर हम माउंटबेटन योजना के मूल दर्शन को समझें तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट था। इसने एक तरफ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मान लिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस की इस इच्छा को भी संतुलित करने की पूरी कोशिश की कि भारत का बाकी हिस्सा ज्यादा से ज्यादा एकजुट रहे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, ड्राइंग द बॉर्डर्स। 1947 की गर्मियों में इस विभाजन योजना को जिस रफ्तार से कानूनी और प्रशासनिक रूप दिया गया, वो अपने आप में एक मिसाल है। अब दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर दोनों पक्षों ने डोमिनियन स्टेटस को क्यों स्वीकार किया। असल में इसके दोनों के लिए अपने अपने फायदे थे। कांग्रेस के लिए ये सत्ता के शांतिपूर्ण और तुरंत हस्तांतरण की गारंटी था, जिससे सरकारी सिस्टम और सेना में निरंतरता बनी रहती। और ब्रिटेन के लिए ये भारत को कुछ समय के लिए सही राष्ट्रमंडल में बनाए रखने का मौका था। और सबसे बड़ी बात, जल्दी निकलने से वे बढ़ते सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी से बच गए। इस पूरी योजना को जिस कानून ने अमली जामा पहनाया, वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई को इसे शाही सहमति मिली और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाना अनिवार्य कर दिया गया। जब तक नया संविधान नहीं बन जाता, तब तक 1935 के अधिनियम को ही अंतरिम संविधान के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। साथ ही एम ए जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और भारत के अनुरोध पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। और जल्दबाजी का आलम तो देखिए, जो रेडक्लिफ रेखा दोनों देशों का एक्चुअल बॉर्डर तय करने वाली थी, उसे 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया। जी हां, स्वतंत्रता की घोषणा होने के पूरे 2 दिन बाद। आप समझ सकते हैं कि इस भारी असमंजस के बीच सीमाओं का निर्धारण कितनी भयानक अफरा-तफरी में हुआ होगा। इस विभाजन और स्वतंत्रता के बीच एक और बहुत ही भारी भरकम काम बाकी था। हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश सर्वोच्चता के खत्म होने से जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, अब हम उसे डिकोड करेंगे। 562, सोचिए, ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस चुनौती का विशाल पैमाना है जो देश के सामने खड़ी थी। 562 स्वतंत्र रियासतें, जिन्हें अब ये तय करना था कि वे किसके साथ जाएंगी। ये भारत के नक्शे को पूरी तरह से बिखरने से बचाने की सबसे गंभीर चुनौती थी। इस खंडित नक्शे को फिर से एक करने का ऐतिहासिक काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जुलाई 1947 में उन्होंने नवगठित रियासत विभाग की कमान संभाली और एक बड़े कूटनीतिक अभियान की शुरुआत की। इसमें स्टेट पीपल्स मूवमेंट यानी राज्य जन आंदोलन का भी बहुत बड़ा हाथ था, जहां रियासतों की जनता खुद राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की पुरजोर मांग कर रही थी। और तो और जवाहरलाल नेहरू ने भी स्पष्ट कर दिया था कि विलय से इनकार करने वाली रियासतों को शत्रु माना जाएगा। दबाव हर तरफ से था। सरदार पटेल ने इस एकीकरण के लिए एक बहुत ही स्मार्ट 2 चरणीय दृष्टिकोण अपनाया। पहले चरण में विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कराए गए। 15 अगस्त तक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार का अधिकार केंद्र के पास आ गया। फिर शुरू हुआ दूसरा चरण, पूर्ण आंतरिक एकीकरण। इसमें इन रियासतों को पूरी तरह से पड़ोसी प्रांतों या नई प्रशासनिक इकाइयों में मिला दिया गया और बदले में शासकों को प्रीवी पर्स दिया गया। कमाल की बात यह है कि ये पूरा जटिल प्रशासनिक काम महज 1 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। अंत में ये सारे घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक नव स्वतंत्र क्षेत्र इतिहास के सबसे बड़े मानव प्रवास का सामना करते हुए एक ही समय में केवल कुछ ही महीनों के भीतर सैकड़ों संप्रभु रियासतों को एक साथ कैसे जोड़ लेता है। 1947 की घटनाओं का ये लॉजिस्टिक और राजनीतिक पैमाना आज भी सचमुच हैरान करने वाला है। राष्ट्र निर्माण की इन अभूतपूर्व जटिलताओं का हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।